दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो जुलाई मंथ का पार्ट 7 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जो दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक सूचना और देना चाहते हैं दोस्तों कि जितने वीडियो हमने अपलोड किया है, हर एक वीडियो का लिंक जो है हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है? तो कौन लागू करता है? वह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मिशन शक्ति योजना लागू करता है। ठीक है दोस्तों, इसके नोट में है, नोट में चलिए थोड़ा हम आपको बता देते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-2022 से 2025-2026 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए छत्र योजना के रूप में मिशन शक्ति को एक एकीकृत महिला सशक्ति कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? दो उप योजनाएं, वो है एक सबल है, एक समर्थ है। ठीक है दोस्तों, वैकल्पिक विवाद समाधान की सुविधा के लिए नारी अदालतों के एक नए घटक की भी घोषणा की गई है। ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन है, आप ये वीडियो पढ़ करके दोबारा इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किए? तो है केरल में। केरल में जो है मंकी पॉक्स का जो है पहला मामला आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारत ने केरल राज्य में अपना पहला मंकी पॉक्स मामला दर्ज किया। एक 35 वर्षीय व्यक्ति का नमूना, जिसे पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजा गया था। इस बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। ठीक है दोस्तों, यह जो है मंकी पॉक्स आया, इस मंकी पॉक्स को जो है एक पुणे में जो है एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो भेजकर यह परीक्षण किया गया कि ये बीमारी जो है सही में मंकी पॉक्स है या नहीं। तो इसका जो है सकारात्मक परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जून 2022 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी है? तो मुद्रास्फीति की दर है 15.18%। ठीक है दोस्तों, 15.18%। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका जून 2022 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका थोड़ा नोट में चलते हैं। नोट में क्या बता रहा है? दर जून 2022 के महीने के लिए 15.18% है। यह मई 2022 में WPI संख्या 15.88% से कम है। ठीक है दोस्तों, इस महीने मुद्रास्फीति की दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, भोजन की कीमतों में वृद्धि के कारण है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्रीय कर और लेवी योजना की छूट किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? तो ये जो केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के से इस योजना से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बारे में क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 31 मार्च 2024 तक परिधान और मेड अप के निर्यात के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा घोषित समान दरों के साथ राज्य और केंद्रीय दर और लेवी की छूट के लिए योजनाओं को जारी रखने के लिए अधिकृत किया। इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और कपड़ा उद्योग में रोजगार पैदा करना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ
2022 में शामिल किया है, तो वो है केरल राज्य। केरल राज्य में जो है भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के जो है वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं नोट में क्या बता रहा है। केरल के टाइम मैगजीन के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, टाइम ने केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक बताया है। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद को भी जो है 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, जो कि भारत की तरफ से जो है 2 शहरों को शामिल किया गया है, वो है केरल, एक अहमदाबाद। पर केरल का जो है अहमदाबाद से ऊंची सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, तो इजराइल और किस देश के बीच एक राजनीतिक समझौता है, तो यह है अमेरिका। अमेरिका और जो है इजराइल के बीच में एक राजनीतिक समझौता है, वह है जेरूसलम डिक्लेरेशन। ठीक है दोस्तों, चलते इसके बारे में पढ़ते हैं क्या डिटेल बताया गया है। अमेरिका इजराइल राजनीतिक सहयोग एक संयुक्त घोषणा पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है यावर लैपिड, ठीक है दोस्तों, द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस वक्तव्य को रणनीति अमेरिका इजराइल साझेदारी और इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता में ऐतिहासिक होने का दावा किया गया है। जेरूसलम घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीनी संबंधों का भी जिक्र है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर को 2022-2023 के लिए एससीओ की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है, वो है बनारस। बनारस शहर को जो है 2022-2023 के लिए एससीओ की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। बनारसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन की, एससीओ का फॉर्म होता है शंघाई सहयोग संगठन की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत बनारसी 2022-2023 के लिए एससीओ की राजधानी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभारंभ कर है। ठीक है दोस्तों, यह है उपभोक्ता जागरूकता। क्या है? उपभोक्ता जागरूकता से जो है यह जागृति जो है संबंधित है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को पहले स्थान दिया गया, तो वो है आईआईटी मद्रास को जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, चलते इसके डिटेल में पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष और इंजीनियरिंग में लगातार 7वें वर्ष अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बे जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, पहला मद्रास है, ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान कौन है? बम्बे है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है, तो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा जो है EFIR सेवा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, और एक पुलिस ऐप का भी लॉन्च किया गया है, ये ऐप का नाम है। चलते हैं आपको डिटेल में बताते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कौन है? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी ने EFIR सुविधा और उत्तराखंड पुलिस ऐप लॉन्च किया। ठीक है, EFIR सुविधा शुरू होने से लोगों को चोरी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकता दर्ज
करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को जो है विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका डिटेल पढ़ते हैं। किस भारतीय इसका डिटेल नहीं है। अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो है सिंगापुर ओपन 2022 का चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका डिटेल क्या है? पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल मैच में चीन की वांग जी ई को हराया है। ठीक है, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता ने वर्ष 2022 का अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो कौन करती है? भारतीय नाट्य विद्यालय। भारतीय नाट्य विद्यालय की तरफ से जो है भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली आज़ादी का अमृत महोत्सव 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 उत्सव का आयोजन कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इस उत्सव का उद्देश्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो है INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज जो है जो पनडुब्बी था जिसको भारतीय नौसेना की तरफ से सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है INS सिंधु ध्वज नाम की पनडुब्बी को हाल ही में 35 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से हटा दिया गया है था। ठीक है दोस्तों, यह पनडुब्बी स्वदेशी सोनार USHUS स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुकमनी और जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टारपीडो अग्नि नियंत्रण प्रणाली के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है आशीष कुमार चौहान को जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ये सब के प्रश्न जो है बैंकिंग में और SSC और रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसमें आने की संभावना होती है, और जितने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आने की संभावना होती है। इसका नोट में है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चौहान वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO हैं। किसके? चौहान जो वर्तमान में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो है MD और CEO हैं, और उनका कार्यकाल जो नवंबर 2022 में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आशीष कुमार जो है NSE के संस्थापकों में से एक हैं, और उन्होंने 1992 से 2000 तक NSE के काम किया भी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हाल ही में AA पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा है। AA का अर्थ क्या होता है? तो AA क्या होता है? अकाउंट एग्रीगेटर होता है। किसका? AA का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। सार्वजनिक क्षेत्र में ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के साथ साथ वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में खाता एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र पर लाइव हो गया है। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक भी
अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम से जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, SBI, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक सहित अन्य बैंक परीक्षण के चरण में और कुछ अन्य विकास के चरण में हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 2022 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो कितने नंबर के राष्ट्रपति होंगे? वह है भारत के राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जा रहा है 2022 में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनने के लिए 2022 का राष्ट्रपति चुनाव भारत में हो रहा है। NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों के विधान सभाओं के साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें जो है 2 सदस्य शामिल हुए थे। कौन कौन सदस्य जो है उम्मीदवार है? वो है द्रौपदी मुर्मू है और एक यशवंत सिन्हा है, जिसमें से इनका तो रिजल्ट आ गया है। जो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इसके साथ साथ और भी जानकारी इसमें है कि इसमें जो है संसद के दोनों सदन जो है और सभी राज्यों के विधानसभा के साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के MD के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? तो वह है जी राजकिरण राय को जो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के MD के रूप में अनुशंसित किया गया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VBI प्रश्न है, बैंक के रिलेटेड से बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसको नोट डाउन जरूर करें जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। इनका नोट में है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में प्रबंध निदेशक के पद के लिए जी राजकिरण राय की सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहे महराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? तो वह है शूटिंग से जुड़े हुए हैं। कौन? महराज अहमद खान। ठीक है दोस्तों, इनका नोट में है 2 बार के ओलंपियन और भारत के स्कीट निशानेबाज महराज अहमद खान ने कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व कप में देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है? तो कौन सा राज्य किया है? वो है राजस्थान ने जो है AI संचालित डिजिटल लोक अदालत जो है लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं डिटेल में क्या है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान देश की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया। दोस्तों इस वीडियो जो आज का वीडियो बना रहे थे इसमें टोटल 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्न के साथ आज का जो है प्रश्न, इस वीडियो का प्रश्न जो है ख़त्म होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जो दबाएं जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप लोग की हमें सहयोग चाहिए, हमें आप लोग का सहयोग चाहिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।